हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी बघेल। आज हम लोग भारत में बैंकिंग विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा बैंक कब स्थापित किया गया और कब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और किस तरह से सवाल प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत में बैंकिंग विकास अंग्रेजों के कार्यकाल से लेकर अब तक कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब भारत में अंग्रेज आए तो यहाँ पर जो बैंकिंग का कारोबार होता था वह मुख्य रूप से देसी बैंकर द्वारा किए जाते थे। देसी बैंकर का मतलब यह है कि जो आज भी गांव में पाए जाते हैं, जो सेठ, साहूकार, महाजन तथा चिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। सेठ सामान्यतः ऐसे व्यापारी होते थे जो अपना जो है जनरल स्टोर का भी दुकान खोले रहते थे या सराफा का कार्य करते थे या जो है डेली नीड्स की जरूरत की दुकानें खोले रहते थे। उन्हें मुख्यतः जो है सेठ, साहूकार और महाजनों के नाम से आज भी गांव में देखा जा सकता है और पाया जा सकता है। तो भारत में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो देखे कि भारत में प्रत्येक क्षेत्रों में इन्हीं सेठ, साहूकार तथा महाजनों का वर्चस्व बना हुआ है। सेठ जो होते थे वो मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते थे, साहूकार जो होते थे उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे, महाजन जो होते थे पंजाब में पाए जाते थे और चिट्टी जो होते थे वो मद्रास अर्थात आज के चेन्नई में पाए जाते थे। इनके यहाँ का यह लेन देन तो बड़ा ही सरल था, बड़ा ही व्यवहारिक था। इनकी बातें बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी होती थी, लेकिन गांव की भोली भाली सीधी साधी जनता, किसान और जो आम लोग थे, जो इनके जो है चाटुकार युक्त बातों को समझ नहीं पाते थे और आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जब भी गांव की जनता इनसे आसानी से लोन तो ले लेती थी, लेकिन ब्याज की दरें बहुत ज्यादा ऊंची होती थी। लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि जिस संपत्ति को गिरवी रखकर ये लोग लोन जो है देते थे, उस संपत्ति को कुछ ही दिन बाद ये लोग जब्त कर लेते थे। अगर इसकी कहानी आपको देखना है तो भारत की क्रांतिकारी पिक्चर जो है मदर इंडिया, इसमें आप देख सकते हैं। तो भारत में सेठ, साहूकार और महाजनों की जो बैंकिंग प्रणाली थी अत्यधिक शोषण पर आधारित थी और आज भी यह उसी शोषण पर आधारित बैंकिंग प्रणाली बनी हुई है। इसको दूर करने के लिए आरबीआई द्वारा समय समय पर बहुत से बैंक खोले गए और उसमें स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लिया गया। लेकिन जिस तरह की बैंकिंग प्रणाली आज हम लोग पढ़ते हैं, उस तरह की बैंकिंग प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हुई। जब अंग्रेज भारत में आए और व्यापार करना प्रारंभ किए तो अपनी व्यापारिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए भारत में अपने उपयोग के लिए, अपनी जरूरतों के लिए एजेंसी हाउस की स्थापना की। एजेंसी हाउस कोई बैंक नहीं था, किंतु एजेंसी हाउस लगभग आज के बैंकों की भांति ही कार्य करता था। तो भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद ही बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। लेकिन आधुनिक ढंग का पहला बैंक भारत में जो खोला गया उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, किंतु यह बैंक जल्द ही असफल हो गया। इसके बाद 1786 में एक और बैंक खोला गया जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और 1791 आते आते यह भी बंद हो गया। इस प्रकार हम लोग देखें तो 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कोई भी आधुनिक ढंग का अच्छा बैंक स्थापित नहीं हो पाया। फिर इसके बाद अंग्रेज अपना राजनैतिक प्रभाव जमाने के लिए भारत में वित्त जुटा करके, भारत में ही सैन्य तैयार करके और भारतीय रजवाड़ों और जो राजा थे उनको पराजित करने के लिए बैंकों की स्थापना शुरू की। इसमें जो है अंग्रेज जहां भी अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित किए, प्रत्येक प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने एक एक बैंक स्थापित किए। जैसे ही अंग्रेज जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए तो अंग्रेजों ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी
जो थी उनकी बंगाल, उसमें 1806 ईस्वी में उन लोगों ने बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की। फिर इसके बाद वो लोग बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना करते हैं 1840 में। फिर इसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 1806 से लेकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक भारत में मुख्य रूप से प्रेसिडेंशियल बैंक ही स्थापित हो पाए। वो इसलिए स्थापित हो पाए क्योंकि उनकी पूंजी और उनका वित्तीय सहयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से यही तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक स्थापित हुए और यही बैंक 1857 तक काम करते रहे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तब अंग्रेजों ने भारत में 1861 का अधिनियम लाया और उस अधिनियम के बाद पूरे भारत में वित्तीय व्यवस्था और जो है प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए। वित्तीय व्यवस्था के लिए इसी अधिनियम में यह प्रावधान था कि जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके संयुक्त पूंजी लगाकर बैंकों की स्थापना कर सकते हैं। इसीलिए 1861 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से विकास प्रारंभ हुआ और यह विकास प्रथम विश्व युद्ध तक चलता रहा। यानी 1861 से लेकर के 1914 तक भारत में बहुत अधिक बैंक खोले गए और उनमें से प्रमुख बैंक निम्नलिखित हैं। पहला बैंक खोला गया 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक विदेशी पूंजी से निजी सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद आपके यहाँ खोला जाता है 1881 में अवध कमर्शियल बैंक और 1881 में ही अलायंस बैंक ऑफ शिमला की भी स्थापना होती है। इस तरह भारत में 1881 में 2 बैंक खोले जाते हैं, एक अवध कमर्शियल बैंक और दूसरा अलायंस बैंक ऑफ शिमला। अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा खोला गया आंशिक रूप से पहला बैंक था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, भारतीयों द्वारा खोला गया आंशिक रूप से पहला कौन सा बैंक है? अवध कमर्शियल बैंक। फिर इसके बाद एक आगे जो है 1881 के बाद 1894 ईस्वी में जो है लाला लाजपत राय के सहयोग से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा खोला गया पूर्णतः पहला बैंक था। तो याद रहे, आंशिक रूप से भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक ऑफ अवध कमर्शियल बैंक था और भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से खोला गया पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इस प्रकार से 1894 यानी पूरी की पूरी 19वीं शताब्दी के अंत तक इतने ही बैंक भारत में स्थापित हुए। फिर इसके बाद 1901 ईस्वी में भारत में खोला गया पीपुल्स बैंक ऑफ शिमला। पीपुल्स बैंक ऑफ शिमला के बाद 1906 में 2 बैंक खोले गए, एक बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा कैनरा बैंक। इसके बाद 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1913 ईस्वी में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। इस तरह से भारत में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक मुख्य रूप से इतने ही बैंक खोले गए। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि भारत में 1861 से लेकर 1914 तक प्रमुख बैंकों की संख्या तो यही जो बताई गई यही है। इसके अलावा भी बहुत से बैंक खोले गए, लगभग 500 बैंकों की स्थापना की गई थी। इसीलिए 1861 से लेके 1914 तक के कार्यकाल को भारतीय बैंकिंग विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर इसके बाद 1914 का प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर 1914 के बाद ही गांधी जी का भी आगमन हो गया और जो है 14 से लेकर के जो है 1945 या आजादी तक जो है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की अत्यधिक तीव्रता बढ़ गई। भारत में स्वदेशी आंदोलन चलने लगे। भारतीयों के मन में यह आ गया कि आर्थिक विकास और राजनैतिक विकास से ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों के देश को आजाद किया जाए।
देश की आज़ादी में जितने भी उद्योगपति थे, जितने भी प्रबुद्ध नेता थे, वो लोग उनके दोनों के सहयोग से आज़ादी की लड़ाई बहुत तेजी से लड़ी गई और नतीजन हम जो है 1947 तक आज़ाद हो गए। फिर भी प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कार्यकाल के दौरान भारत में 2 से 3 प्रमुख बैंक खोले गए। एक बैंक खोला गया 1921 ईस्वी में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो खोला गया, वो तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के खोला गया था। यही इंपीरियल बैंक, आगे भी अब कहानी पूरी सुन लीजिए, यही इंपीरियल बैंक 1921 में जो खोला गया था, वो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर खोला गया था। फिर यही इंपीरियल बैंक जुलाई 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक में कई सहयोगी बैंक शामिल थे, जिससे उन सहयोगी बैंकों का भी 1959 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1959 ईस्वी में एसबीआई के सहयोगी बैंकों की संख्या जो है 7 थी, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। एक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरे का नाम था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तीसरे का नाम था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, चौथे का नाम था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, अगले का नाम था स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इस तरह से ये जो 7 बैंक हैं, इन 7 बैंकों को एसबीआई के सहयोगी बैंकों का दर्जा दिया गया। ये इस एसबीआई का लोगो प्रयोग करते थे, एसबीआई से प्रबंध की सहायता लेते थे और एसबीआई के माध्यम से ही कार्य को संचालित करते थे। फिर धीरे धीरे सरकार ने इन सहयोगी बैंकों को एसबीआई में मिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। सन 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मिला दिया गया। और सन 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी एसबीआई में मिला दिया गया। इस प्रकार 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय करके भारत में एसबीआई के सहयोगी बैंकों की संख्या 7 से घट करके 5 हो गई। फिर इसके बाद भारत सरकार ने एक विधेयक लाया और 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई के शेष 5 बचे सहयोगी बैंकों को भी एसबीआई में मिला दिया और साथ ही एक और बैंक, भारतीय महिला बैंक को भी 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई में मिला दिया गया। इस प्रकार 5 एसबीआई के सहयोगी बैंक और एक भारतीय महिला बैंक को 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई में मिला दिया गया। भारतीय महिला बैंक की स्थापना मुख्य रूप से होती है 19 नवंबर 2013 में। इसका उद्देश्य यह था कि भारत में महिलाओं के लिए एक अलग से बैंक खोला जाए और उसमें महिलाओं को थोड़ा ब्याज की दर ज्यादा दे करके उनमें बचत को प्रोत्साहित किया जाए। किंतु यह बैंक ज्यादा दिन तक कार्य नहीं कर सका, इसलिए जब यह जो है घाटे में जाने लगा तो सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई में मिला दिया। इसके बाद अब फिर थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। तो ये एसबीआई की ये कहानी है। तो पूछता है एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो आप बताएंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर पूछता है एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक किन बैंकों को मिला के बनाया गया था, तो प्रेसिडेंशियल बैंकों को। और पुराने बैंकों में भी इसी को, वर्तमान में सबसे अधिक पुराना बैंक जो कार्य कर रहा है उसमें भी इसी का नाम शामिल होता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग एसबीआई की भी चर्चा कर लिए। वर्तमान में एसबीआई भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी सबसे अधिक पूंजी है। भारत का यह बैंक है जो विदेशों में अपनी सेवाएं प्रारंभ किया। भारत का यह एक ऐसा बैंक है जो पहली बार जो है बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया। तो बहुत सी इसकी खूबियां हैं।